नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष आईएएस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक जो होगा विज्ञान से संबंधित होगा और उस टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट पे हम चर्चा करने वाले कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ठीक है, पहले नंबर तो हम लोग ये जान लें कि कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पोषक तत्वों के रूप में पढ़ते हैं। पोषक तत्व जो होते हैं हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। पोषक तत्वों में हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं, फैट, लिपिड, वसा के बारे में पढ़ते हैं, विटामिन के बारे में पढ़ते हैं, खनिज लवण के बारे में पढ़ते हैं, जल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्या होते हैं, और आनुवांशिक तत्व जो होते हैं आरएनए और डीएनए उनके बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये सभी जो होते हैं हमारे शरीर के विकास में योगदान देते हैं। अब यहाँ पर हमको ये देखना होता है कौन सा पोषक तत्व होता है किस रूप में योगदान देता है, ये ज़रूरी होता है। तो हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो होता है एक प्रकार का पोषक तत्व है, जैसा कि मैंने बताया, जो आपके शरीर के विकास के जरूरी है। और शरीर के विकास के लिए किस प्रकार ज़रूरी है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा, ये हमको देता है एनर्जी। क्या देता है? एनर्जी। तो ध्यान देंगे, ये एनर्जी के रूप में हम लोग पढ़ते हैं इसको, यानी कि ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे। अगर हम लोग फैट की बात करें यानी वसा की अगर हम लोग बात करते हैं, साइड में जब थोड़ा तुलना कर लें, वसा जो होती है ये भी हमको क्या देती है? ऊर्जा देती है। दोनों ही हमको ऊर्जा देते हैं। ठीक है, दोनों ही हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर हम लोग बात करें 1 ग्राम कोई तत्व लेते हैं उसमें जितनी एनर्जी निकलेगी, मगर अगर हम लोग फैट की बात करें जितनी एनर्जी उसमें निकल रही है, और फिर 1 ग्राम हम लोग ले लें तत्व, और अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कोई ले लें कोई चीज़, तो उसमें अगर 1 ग्राम ले लेते हैं हम लोग, तो उसमें जितनी एनर्जी निकलेगी वसा की तुलना में इसमें जल्दी ऊर्जा निकलती है कार्बोहाइड्रेट में, और परंतु वसा में ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमको। ठीक है, तो अगर तुलना करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस पोषक तत्व से हमें प्राप्त होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? वसा। लेकिन सबसे जल्दी एनर्जी किस तत्व से हमें प्राप्त होती है दोनों की तुलना में, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जितने पोषक तत्व हम लोग पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होती है इन्हीं दोनों से हमें प्राप्त होती है। लेकिन फिर जब इन दोनों में तुलना करते हैं, मतलब यानी वसा और कार्बोहाइड्रेट में जब तुलना करते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी वसा से मिलती है, और जल्दी एनर्जी की बात होती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमारे दिमाग में आता है ग्लूकोज। क्या आता है? ग्लूकोज आता है। ठीक है, ग्लूकोज, क्योंकि जब व्यक्ति कोई बीमार होता है या वो उसको बेहोशी हो लगती है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, आप लोग सुनते होंगे। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमने क्या कहा? कार्बोहाइड्रेट में जल्दी एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो जल्दी एनर्जी मिलती है इसलिए उसको ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? C6H12O6 यानी 1:1, मतलब कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या 1:2:1 के रेशियो में होती है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अच्छा, C6H12O6 जो है ये एक अणु है ग्लूकोज का। ठीक है ना। अब इन्हीं अणुओं के आधार पर यौगिक के आधार पर हम लोग इन C6H12O6 का एक हमारा यौगिक है, इन्हीं यौगिक के आधार पे हम लोग तय करेंगे कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितने प्रकार का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज कितने प्रकार, मतलब कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान देंगे। इन कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक संगठन के आधार पर, याद रखेंगे, रासायनिक संगठन के आधार पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनेंगे। रासायनिक संगठन, ठीक है, तो रासायनिक संगठन के आधार पर ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला क्या होता है? मोनोसैकेराइड। ठीक, फिर होता है डाइसैकेराइड, फिर होता है पॉलीसैकेराइड। 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। मोनोसैकेराइड में C6H12O6 का एक यौगिक होगा। इसमें डाइसैकेराइड में 2 यौगिक होंगे, डाई मतलब 2,
कार्बोहाइड्रेट, और पॉलीसेकेराइड में 10 हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देंगे, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जल में घुलनशील होते भी हैं और जल में घुलनशील नहीं भी होते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। मोनो और डाइसेकेराइड ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे जो चीज़ बता रहे, परीक्षा के प्रश्न होते हैं, जितने भी शब्द हम बोल रहे हैं, जितनी भी लाइनें हम बोल रहे हैं, सब परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड की बात करें, ये क्या है, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, ठीक है। और जो पॉलीसेकेराइड है जल में अघुलनशील, ध्यान देंगे, जल में अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। कौन? पॉलीसेकेराइड। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में जुड़े होते हैं, यानी पॉलीसेकेराइड हम लोग कह रहे हैं, मतलब पॉलीमर टाइप का बना लेते हैं, ये जल्दी जल में घुलते नहीं हैं, मतलब बायोपॉलीमर हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बायोपॉलीमर। जो बायोपॉलीमर होते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, आसानी से नहीं घुलते हैं, ठीक है, वो कहीं इकट्ठा हो जाते हैं। फिर उसके लिए पर्टिकुलर किसी एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है जो कि एक उत्प्रेरक का कार्य करे और उसको क्या कर दे, जल में घोल सके, ठीक है ना। वो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उसकी चर्चा कर लेंगे। तो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, ठीक है। अब यहाँ चर्चा करते हैं कि मोनोसेकेराइड का उदाहरण आप कहाँ देखने को मिलता है। मोनोसेकेराइड में एक अणु है, एक यौगिक है C6H12O6, ये हमको किस रूप में देखने को मिलते हैं, कैसे पहचान लेंगे इसको, पहचानेंगे कि ये मोनोसेकेराइड है, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड का उदाहरण सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट उदाहरण होता है, जो होता है वो है ग्लूकोज, मीठे फल, ग्लूकोज मीठे फल, कौमा शहद, शहद में पाए जाते हैं, ग्लूकोज मीठे फल, शहद, फलों। अब और नाम कैसे होंगे, कैसे पहचानेंगे? ग्लूकोज है, ठीक है, फ्रक्टोज है, ध्यान देंगे, फ्रक्टोज नाम आता है परीक्षा में, पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज, तीसरा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है? तो हमारा उत्तर क्या होगा? ये मोनोसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कैसा है? मोनोसेकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कोई टेंशन नहीं। मानव तंत्र की हम बात कर रहे हैं, मानव के अंदर बात कर रहे हैं, मतलब हमारा जो जीव तंत्र है, जीव तंत्र में पंच कार्बनीय शर्करा पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? पंच कार्बनीय शर्करा, आप नाम सुनते होंगे। नाम क्या है उसका? राइबोज एवं डीऑक्सी राइबोसोम, डीऑक्सी राइबोसोम। तो राइबोस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइबोस और डीऑक्सी राइबोसोम, ये पंच शर्कराएँ हैं, ठीक है। ये पंच शर्कराएँ हैं, और चूँकि हम लोग शर्करा ही पढ़ रहे हैं ना, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? शर्करा होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? शर्करा, हिंदी में भी जान ले थोड़ा सा, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? शर्करा, पंच कार्बन शर्करा, मतलब 5 कार्बन के अणु होंगे, ठीक है, लेकिन क्या होंगे? वो शर्करा होंगे। तो कौन सी हैं? राइबोसोम और डीऑक्सी राइबोसोम, राइबोसोम और डीऑक्सी राइबोसोम। इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? आरएनए और डीएनए में, मतलब कि आरएनए और डीएनए में भी पंच कार्बनिक शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल हो रहा है बनने में। तो आनुवांशिक अणु के बनने में भी हमारी शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट पार्टिसिपेट करती है। दूसरी चीज़, हमारे ब्लड में यानी रुधिर में एक यौगिक, एक अणु जरूर होता है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? किसका? मोनोसेकेराइड को। इसे क्या बोलते हैं? रुधिर शर्करा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुधिर शर्करा भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, रुधिर शर्करा की संज्ञा किसे दी जाती है? किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को दी जाती है? तो मोनोसेकेराइड प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को रुधिर शर्करा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारे रुधिर में एक अणु जरूर होता है मोनोसेकेराइड का, ठीक है ना। बाकी हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वहाँ शर्कराएँ हमको मिलती रहती हैं। ये तो हमारा उदाहरण हो गया मोनोसेकेराइड का। अब हम लोग देखेंगे डाइसेकेराइड को कैसे पहचानेंगे। पहचानने के लिए आपने यहाँ पहचान लिया मोनोसेकेराइड, लेकिन डाइसेकेराइड कैसे पहचानेंगे? तो डाइसेकेराइड पहचानने का आसान तरीका, डाइसेकेराइड में 2 अणु होते हैं, लेकिन नाम क्या है? तो इसका नाम है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। सबसे ज़्यादा इसमें आप कौन सा नाम सुनते हैं? तो लैक्टोज का। हमको पता है कि सबसे ज़्यादा आप किस नाम को सुनते हैं? लैक्टोज का। तो लैक्टोज मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? दुग्ध में पाया जाता है। दूध जो आप लोग पीते हैं दूध, उसमें पाया जाता है।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैक्टोज जो आप दूध पीते हैं वहाँ पर लैक्टोज की मात्रा होती है। माल्टोज जो होता है ये अंकुरित, ध्यान देंगे, अंकुरित बीजों में पाया जाता है। अंकुरित बीजों में, चनों में, अंकुरित अनाज में माल्टोज पाया जाता है। ठीक है, और सुक्रोज, सब सुक्रोज क्या होता है? मीठा होता है। सुक्रोज क्या होता है? मीठा होता है। कहाँ पाया जाता है? गन्ने में, चीनी में, है ना, गन्ना या चीनी में। ठीक है, तो ये उदाहरण, तो गन्ना जब आप खा रहे हो, चीनी जब खा रहे हो तो आपके दिमाग में आ जाएगा तुरंत ही कि सुक्रोज है इसके अंदर। अंकुरित बीज, अंकुरित चना खा रहे हैं या अनाज अंकुरित हो गया है तो उसमें क्या पाया जा रहा है? माल्टोज पाया जाता है। जब दूध पाया जाता है तो उसमें क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जा रहा है। एक चीज़ यहाँ पर, एक चीज़ और तुलना करेंगे, सुक्रोज की हम तुलना करेंगे किससे? यहाँ पर ध्यान लिख देता हूँ मैं आपको फिर से समझाने के लिए। सुक्रोज की हम तुलना कर रहे हैं फ्रक्टोज से। किसे तुलना कर रहे हैं? फ्रक्टोज से। वो बहुत इंपॉर्टेंट, सुक्रोज की तुलना किसे कर रहे हैं? फ्रक्टोज से। तो फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है? मीठे फलों में। फ्रक्टोज कहाँ पाया जा रहा है? मीठे फलों में। सुक्रोज कहाँ पाया जाता है? गन्ने में। गन्ना आप खाते हैं, चीनी आप खाते हैं, आपको लगेगा ज़्यादा मीठा है। ठीक है, लेकिन सबसे मीठी शर्करा, याद करेंगे, सबसे मीठी शर्करा का परिचय पूछा जाता है इन दोनों में। ये दोनों ऑप्शन में रहते हैं और इन्हीं दोनों, क्योंकि बाकी सबसे ज़्यादा मीठे कोई नहीं है। ये तो बिल्कुल पॉलीसैकेराइड तो बिल्कुल मीठा नहीं होता है, पता ही नहीं चलेगा मीठा है कि नहीं है मीठा। ठीक है, लेकिन जो सबसे मीठी शर्करा होती है वो होती है फ्रक्टोज। वो कौन होती है? फिर परीक्षा प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी, तो आपका आंसर क्या होगा? फ्रक्टोज होगा। इंपॉर्टेंट, तो आपने यहाँ पढ़ा कि डाइसैकेराइड में कौन कौन से हैं? माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है, ये तो हमारा हो गया क्या? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड मतलब दो यौगिक हमारे किसके होंगे? ग्लूकोज, C6H12O6 के दो अणु होंगे। पॉलीसैकेराइड में कई होते हैं, 10 हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉलीसैकेराइड में तो पॉलीसैकेराइड कॉम्प्लेक्स होता है। ये बिल्कुल भी, ये ध्यान देंगे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड क्या है? घुलनशील है, पानी में घुलनशील, मैंने बता दिया। लेकिन पॉलीसैकेराइड घुलनशील नहीं है। ठीक है, और ये मुख्यतः किस रूप में पाए जाते हैं? मंड के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? मंड के रूप में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस रूप में पाए जाते हैं? मंड के रूप में पाए जाते हैं। इसको खूब अच्छे से तैयार करेंगे। मंड के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में पाए जाते हैं, सेल्यूलोज के रूप में पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज। अब देखिए यहाँ पर समझना कि मंड कहाँ पाया जाता है? मंड मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? अनाज में। ये भी अनाज में पाया जाता है, लेकिन अंकुरित नहीं है यहाँ पर। अनाज, चावल का जो मंड होता है, तो चावल को हम लोग देखते हैं, जब हम हमारे चावल जब पकने लगता है तो उबलता है तो उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद आता है, तो वो मंड होता है। ठीक है, वो इस तरह क्या होता है? मंड होता है। स्टार्च जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, स्टार्च। ठीक है, तो वो अनाज, चावल, और कहाँ पाया जाता है? आलू में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आलू में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर की यकृत में, मगर मुख्य रूप से किसे कहेंगे? यकृत में पाया जाता है। यकृत में क्यों? यकृत में जाके जो ग्लूकोज स्टोर हो जाता है वो किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो यकृत में कहाँ पाया जाता है? ग्लाइकोजन यकृत में पाया जाता है। सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है? पादप में। कहाँ पाया जाता है? पादप में। पादप जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? पादप की। वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जिसे हम लोग बायोपॉलीमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोपॉलीमर भी कहते हैं। तो ये पादप में पाई जाती है। ये जल में आसानी से घुलनशील नहीं होती है, नहीं होती घुलनशील, याद रखेंगे, नहीं होती है, बिल्कुल घुलनशील नहीं होती है। तो किस किस रूप में आपने पढ़ा? मंड के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, सेल्यूलोज के रूप में, और कहाँ कहाँ पाया था ये भी आपने यहाँ पर ध्यान से देखा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ पे चीज़ और ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है, पदार्थ के रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सभी कार्बोहाइड्रेट हैं। कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित होगा उसको डॉक्टर क्या सलाह देते हैं सामान्यतः? कि आप कार्बोहाइड्रेट ना लें। क्या ना लें? कार्बोहाइड्रेट ना लें। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि जो इंसुलिन के जो जिनकी इंसुलिन नहीं बनती है वो इंसुलिन के लिए खतरनाक होते हैं। वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, क्योंकि उनकी एनर्जी जो होती है, एनर्जी क्या होती है? बर्न नहीं हो रही होती, जिसके कारण से उन्हें मधुमेह की बीमारी हो जाती है और इंसुलिन कम बनने लगता है। तो इंसुलिन की आवश्यकता उनको ज़्यादा पड़ती है। अगर वो मधुमेह के मरीज हैं और कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो उनकी मधुमेह की बीमारी बढ़ती चली जाएगी। तो उनके लिए मीठे रूप में कोई पदार्थ है तो उसका नाम है सैकरीन। क्या नाम है? सैकरीन। तो सैकरीन एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि मीठा तो होता है, ध्यान देंगे, जो कि मीठा तो होता है
परंतु वह कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। ध्यान देंगे, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो याद रखें सैकरीन कैसा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यही परीक्षा का प्रश्न है। कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन परंतु मीठा है। तो लोग चाय में डालकर इसको पीते हैं क्योंकि उनको मीठा पीना है, उनको अच्छा लगता है मीठा पीना। ठीक है, स्वाद के लिए मीठा होना चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नुकसान करेगा। तो डॉक्टर ने मना करेगा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। और कार्बोहाइड्रेट में चीनी अगर लेंगे तो मीठा है, कार्बोहाइड्रेट भी है, मीठा भी है, लेकिन हमें कोई ऐसा पता चले तो कार्बोहाइड्रेट भी ना हो, मीठा हो। ठीक है, तो वो क्या है, सैकरीन। ठीक है, तो इस तरह के परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है और इसको आप चीज़ें याद करेंगे। तो देखा कार्बोहाइड्रेट पे मैंने बहुत अच्छी चीज़ें सबको आपको बता दी, और जितनी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है कार्बोहाइड्रेट में, जितनी चीज़ें बताई हैं मैंने आपको उतनी ही चीज़ पढ़नी है। उससे तक कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना ही नहीं है आपको। ठीक है, बेकार है सब, बाकी कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे और बहुत कुछ मगर आना ही नहीं है। ज्ञान का भंडार ही भंडार है। ठीक है, डिटेल में जाएंगे तो बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन ये ही बस इतना ही आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट। इससे ज़्यादा एक शब्द भी आपको जानना जरूरी नहीं है। एक शब्द ज़्यादा जानना है तो ऐसे हर चीज़ में जानते रहिए, तो आपका कोर्स कभी ज़िंदगी में नहीं ख़त्म होगा। और आप ये सोचेंगे हमारी कभी तैयारी नहीं हो रहा तो हमारे परीक्षा कैसे निकलेगी, लेकिन नहीं, बस इतना ही जान लिया आपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट समझ जो भी प्रश्न आएंगे आप उसको 100% कर लेंगे। बस यही सोच के हर एक टॉपिक की तैयारी करनी है, बहुत ज़्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है किसी टॉपिक में। इतना पढ़ना आपको पता होना चाहिए हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा आप लोग को, और इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।